कुमार टेक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश आपके लिए एसएससी जेई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंटरनल रेसिस्टेंस बिल्डिंग द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस ऑफर बाय, ये कह रहा है कि बिल्डिंग के दौरान ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस किसके द्वारा ऑफ़र किया जाता है, जो कि मेटल सरफेस का ये कंडीशन है कि इस वेल्डिंग को बनाने के लिए ये इलेक्ट्रोड हम लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ पे दो मेटल को कनेक्ट किए, दो मेटल कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस मेटल सरफेस पे तो ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस होने से रहा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेयर ऑफ द मेटल टू बी बिल्ड, कॉन्टैक्ट लेयर इसके साथ जो वेल्ड जुड़ना है। ठीक है, जुड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस I²R पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बीच अगर रेसिस्टेंस अधिक होगा तो ज़्यादा हीट होगा, जिसके कारण ये आपका वेल्डिंग सही से काम करेगा, तो वेल्डिंग अच्छी तरह से जुड़ जाएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस का वेल्डिंग जो होता है वो कॉन्टैक्ट लेयर ऑफ मेटल टू बी बिल्ड, दो मेटल सरफेस के लेयर के बीच जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। सही है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन अब लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द मेथड रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल वेल्डिंग द एल्युमिनियम एलॉयज, इसमें एल्युमिनियम एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए टंगस्टन आर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, टंगस्टन आर्क, इसे TIG भी कहते हैं, TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस। ये जो होता है, ये जब वेल्डिंग किया जाता है तो एट द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस के प्रेजेंस में इसका वेल्डिंग किया जाता है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, एसएससी जेई में, कि कंज्यूमेबल है या नहीं, कौन सा वेल्डिंग मेथड कंज्यूमेबल है। ये वेल्डिंग मेथड जो है कि ये नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, अब जो कंज्यूमेबल है MIG, मेटल इनर्ट गैस का जो वेल्डिंग है वो कंज्यूमेबल है। ठीक है, ये TIG आपका क्या हो गया, नॉन कंज्यूमेबल हो गया, नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जॉइंट करने में, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जॉइंट करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट जनरली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट। ठीक है, अब कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और हम ऐसे लिख सकते हैं C = λ/f। ठीक है, तो आपका C तो कांस्टेंट होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है कोई भी लाइट के लिए। हर एक मीडियम है, कोई मीडियम अगर चेंज करेगा तो वो फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और वेवलेंथ आपका डिफरेंट हो जाएगा मीडियम चेंज करने के बाद। तो आपका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा और वेवलेंथ वेरी होगा। लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा ही। ठीक है, तो जिसके कारण से हम कह सकते हैं बोथ A एंड B। ठीक है, अब है हाउ मेनी % ऑफ इनपुट एनर्जी इज इमिटेड बाय द फिलामेंट लैम्प जो होता है, कितना % एनर्जी जो कि आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे जितना हम एनर्जी इसमें फिलामेंट लैम्प में इनपुट करते हैं,
फिलामेंट लैंप में इनपुट करते हैं, जितना एनर्जी इनपुट करते हैं उसका 10 से 15% ही 10 से 15% ही हमको आउटपुट एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये सब आपको स्पेशली ज़्यादातर देखने को मिलेगा यूटिलाइजेशन में, इस के बारे में और ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। अभी क्वेश्चन सीरीज है, तभी क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, अब है सब अर्बन रेलवे आर यूज्ड। सब अर्बन रेलवे जो वर्क करता है आपका 1500 वोल्ट डीसी पे काम करता है। ठीक है, अब 1500 वोल्ट डीसी पे आपका जो मेन लाइन रेलवे सिस्टम काम करता है, आपका कितना काम करता है, 25 किलो वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, 25 किलो वोल्ट एसी पे काम करता है, सिंगल फेज पे काम करता है। ठीक है, और जो ट्रम चलता है, ट्रम्बे वो 750 वोल्ट डीसी पे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। ठीक है, हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है नहीं है। स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन गेज का कंडीशन होता है जब कोई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मटेरियल है जो कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, रेसिस्टेंस मटेरियल, उसको जब हम रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रो L/A पे। ठीक है, लेंथ में उसके वेरिएशन करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस मेरा वेरी कर जाता है। ठीक है, लेंथ में वेरिएशन होने से रेसिस्टेंस वेरी हो जाता है, जिसके कारण उसमें स्ट्रेन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन आ गया। ठीक है, इतना स्ट्रेन हो गया चेंज होने से, ये क्या हो गया, आप इसका स्ट्रेन निकालने के लिए आपका फार्मूला है, स्ट्रेन निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है, लेंथ जो हो गया L2 माइनस L1/L1। ठीक है, ये लेंथ, ये स्ट्रेन आ गया, जो कि स्ट्रेन आपका इसमें दिया हुआ। ठीक, स्ट्रेन आपका दिया हुआ, स्ट्रेन दिया हुआ। तो इसके लिए हमको इसका फाइंड क्या करना है, हमको गेज फैक्टर फाइंड करना होगा। तो गेज फैक्टर आपका क्या होता है, गेज फैक्टर होता है डेल आर बटे RG इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। स्ट्रेन को एप्सिलॉन के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन रेसिस्टेंस कितना है, चेंज इन रेसिस्टेंस 0.01। ठीक है, 0.01 ओम। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है RG, स्टार्टिंग रेसिस्टेंस जो गेज रेसिस्टेंस है वो 2000 है, और ये कितना होगा, स्ट्रेन 1.5 गुना 10⁻⁻⁴। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 0.33। ठीक है, 0.33 आएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 0.33 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर द IE रूल 1956 रूल नंबर 5। IE रूल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जनरली JEE के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 5 जो आता है वो आता है फिक्सिंग ऑफ डेंजर नोटिस। कहीं पे अगर डेंजर नोटिस लगाना है कि ये यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे छूना नहीं है, या तो इस तरह का रिलेटेड है डेंजर नोटिस, काट देके चिन्ह होता है, जो ऐसे होता है और ऐसे करके चिन्ह जो होता है डेंजर नोटिस। ठीक है, डेंजर नोटिस जो रहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, फिक्सिंग द डेंजर नोटिस के लिए जो रूल फॉलो करता है, रूल नंबर 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में है एच बी लाइन हाउ लॉन्ग शुड इट बी बिटवीन द लैंड एंड द फेज स्टेयर्स, मतलब फेज और लैंड के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए एच बी लाइन में। ठीक है, एच बी लाइन ये आपका क्या हुआ, सरफेस हुआ। ठीक है, सरफेस हुआ ये, और आपका कोई लाइट हुआ, कंडक्टर है। ठीक है, इसके बीच डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 6.1 मीटर का, 6.1 मीटर का। ठीक है, ये याद रखिए, जनरली क्वेश्चन आते हैं ये सबसे। ठीक है, ये है आपका मैक्सिमम फॉर क्लास ए इंसुलेशन परमिसेबल टेम्परेचर, मतलब क्लास ए इंसुलेशन 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, क्लास ई हो गया, एच हो गया और वाई हो गया। ठीक है, ये इस तरह के डिफरेंट इंसुलेशन होते हैं। जो ये इंसुलेशन है, ये याद रखने के लिए इस टाइप का इंसुलेशन। हाँ, और डिफरेंट के लिए अलग अलग इंसुलेशन का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या क्या एप्लीकेशन आता है, क्या चीज़ के एप्लीकेशन में ये सब इंसुलेशन यूज किया जाता है, वो हम स्पेशली जब इंसुलेशन का क्लास लेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। जैसे ये हो गया आपका 100 क्लास ए इंसुलेशन जो हो गया आपका कितना 105 डिग्री में क्लास ए काम करेगा, और ये काम करेगा आपका 100 ई इंसुलेशन करेगा 120 में ई इंसुलेशन, और ये इंसुलेशन जो आपका आ गया बी में। ठीक है, और ये इंसुलेशन जो है आपका वाई में, क्लास वाई में 90 डिग्री और क्लास ए 105 डिग्री में और 120 डिग्री में ई और 130 डिग्री में बी काम करेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया जो क्या आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टिविटी ऑफ 10% रेसिस्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ कंडक्टिविटी कब आएगा? मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ कंडक्टिविटी आपका आ गया R = 1/G। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो आपका, तो R G है तो हमको इसको उल्टा करना होगा, तो G = 1/R। ठीक है, 1/R आ गया, तो इसको अब हम क्या करेंगे, 70 किलो ओम है। अब इसको 10% रेसिस्टेंस जो है उसका वो है, इसमें एक्यूरेसी 10% रेसिस्टेंस है, 10% पर प्लस माइनस है। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम पॉसिबल करने के लिए 1/R है, तो इसको क्या होगा, अगर हम इसको घटा देते हैं तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/75 माइनस इसका 10% कितना हो जाएगा, 7.5, 10%। इसको जब घटाएंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा, तो 167.5 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, किलो ओम हो जाएगा, तो 1/10 कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 14.8 माइक्रो सीमेन आ जाएगा। ठीक है, सीमेन में आता है, जी का वैल्यू जो आता है वो सीमेन में लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब ये है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है। इक्वाइल का कैलोरी है कितना है, कैलोरी मतलब हीट बराबर हीट इतना कैलोरी, या तो एनर्जी में बोल सकते हैं, एनर्जी इतना कैलोरी हुआ। ठीक है, ऑफ सेकेंड मतलब पर सेकेंड इतना कैलोरी हुआ, टाइम में इतना कैलोरी हुआ। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हो गया आपका 20 वोल्ट, वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो H = क्या लिख सकते हैं, H = I²R या तो V²/R लिख सकते हैं। यहाँ पे T आता है। ठीक है, तो बाय T मतलब पर टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकेंड दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसका हमको निकालना क्या है, रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, V²/H कर लेंगे। ठीक है, V²/H करेंगे कितना हो जाएगा, 20² / 800
और कैलोरी में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4.2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 0.12 ओम रेजिस्टेंस, 0.12 ओम, जो कि आपके लिए डी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैपेसिटर इज मार्क फॉर पोलैरिटी। कैपेसिटर की पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी ऑलरेडी पहले ही मार्कर होता है, वो आपका हो गया इलेक्ट्रोलैटिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, जो कि पोलैरिटी आपका पहले ही मार्क होता है इलेक्ट्रोलैटिक में। ठीक है, ये याद रखने के लिए कैपेसिटर का। और हम आगे चलते हैं। आगे, द गिलबर्ट इज़ ए यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे गिलबर्ट इज़ ए यूनिट ऑफ है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का है ये CGS यूनिट है। और इसका MGS यूनिट जो होगा, MGS या MKS यूनिट बोल सकते हैं आपको, इसका एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट हुआ वोल्टेज या वोल्ट हुआ। ठीक है, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या हुआ, कंडक्टेंस का यूनिट हो गया रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, तो इसका क्या होगा, कंडक्टेंस का हो जाएगा महो या इसको लिख सकते हैं पर ओम लिख सकते हैं, 1/ओम। ठीक है, और परमिटिविटी का क्या हो जाता है, परमिटिविटी जो होता है ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या काम करता है, कैपेसिटर का क्या होता है, C=εd। ठीक है, ε0, ये आपका हो गया परमिटिविटी। ठीक है, तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस का हो गया फेराड क्या हो गया, फेराड। और इसका हो जाएगा एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसका m हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा। तो इसके बाद ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो a बचा, तो इसके नीचे m आ जाएगा, तो फेराड बाय मीटर। इसका क्या हो जाएगा, फेराड बटे मीटर हो जाएगा परमिटिविटी। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए डायनेमिक इम्पीडेंस जो होता है वो होता है Z L बटे RC। ठीक है, डायनेमिक इम्पीडेंस, अभी आप इसको याद रख लीजिए और बाद में हम इसका कुछ डिटेल कराएंगे। ठीक है, RC Z क्या हुआ, R हुआ 1 ओम, C हो गया, C हम यहाँ पे छूट गया है 1 माइक्रो फैराड था, तो कितना हो, 1 गुना 10⁻⁻6 हो गया। और यहाँ पे 1 मेगा ओम, तो 1 मेगा ओम 10⁻6 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसका क्या बचा, सिर्फ 1/1 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर लॉयल पर mm एक्सपेक्टेड टू, कितना होता है, 30 किलोवोल्ट होता है। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या, कि ट्रांसफार्मर को उतना वोल्टेज तक वो स्ट्रेंथ कर सकता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज उसमें फॉलो करेगा तो वो उसका ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अगर ट्रांसफार्मर ऑयल वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, उसके बीच में। ये होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल, ठीक है। ऑयल का इतना होता है 30 किलो वोल्ट, ये याद रखिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये है इन द एयर गैप 3 फेज इंडक्शन मोटर वोल्टेज यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ द यूजुअल फ्लक्स। फ्लक्स वोल्टेज सेटअप करने के लिए एयर गैप के अंदर इंडक्शन मोटर में, कोई इंडक्शन मोटर बनाए, ठीक है। इंडक्शन मोटर में जो वोल्टेज आपका यहाँ पे है, वो वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई किए वही वोल्टेज आपका यहाँ पे एयर गैप में फ्लक्स जो डिपेंड करेगा वो इसी पे ही डिपेंड करेगा, अप्लाइड वोल्टेज पे ही। इसीलिए अप्लाइड वोल्टेज के बराबर ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर हम रोटर पे आ जाएंगे तो रोटर पे आने के बाद इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका जो स्लिप होगा उससे डाउन करेगा, स्लिप के साथ डाउन करेगा वोल्टेज, रोटर पे वोल्टेज होगा तो। लेकिन जो फ्लक्स को सेट करने में जो वोल्टेज लगेगा आपका, वो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के ही बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेटिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, टी स्टार्ट बटे टी मैक्स क्या हो जाएगा, टी मैक्स हो जाएगा 2 इंटू, हम स्टार्ट के लिए एस लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट के लिए एस और इसके लिए एस मैक्स, ठीक है। एस मैक्स हो गया एस स्क्वायर प्लस एस मैक्स का होल स्क्वायर, ये आपका रेशियो आ गया। तब हमको स्टार्टिंग में जो स्लिप होता है, स्टार्टिंग स्लिप क्या होता है, स्टार्टिंग स्लिप 1 होता है, ठीक है। अब हमको क्या मैक्सिमम स्लिप फाइंड करना है। मैक्सिमम स्लिप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, स्लिप को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज जो उसका सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड कितना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे 4 पोल का 1500 आएगा, ठीक है। 1500 माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 1500, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा इसका वैल्यू 0.2। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर गुने 1 बटे सॉरी होल स्क्वायर नहीं जी, अब हो गया ये, ठीक है। 2 इंटू 0.2 गुने 1, अब इसमें आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू 0.384, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 0.384 मिलेगा, ठीक है। अब इसका आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर इज द मोस्ट ऑक्यूपाइड फॉर द रिमोट ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा सर्किट ब्रेकर रिमोट ऑपरेशन के लिए मोस्ट ऑक्यूपाइड है, मतलब दूर के ऑपरेशन के लिए ट्रिप करने में। सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप कराता है, सन ट्रिप सर्किट ब्रेकर, इसके सर्किट ब्रेकर आपका यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी ट्रिप कर जाता है, रिमोट ऑपरेशन के लिए हाईली एफिशिएंट होता है ये सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सन ट्रिप सर्किट ब्रेकर। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाता है वोल्टेज कंट्रोल के लिए। देखिए, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर आ गया और ये है, यहाँ पे ही टैपिंग कराएं, यहाँ पे ये V1 गया और इसके साथ ही V2 वोल्टेज, ये वोल्टेज आया कि इसके साथ टैप चेंजिंग करके हम वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका सीरीज कंपनसेटर, ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा लाइन है, ठीक है, लाइन है और इसके साथ
हम सीरीज कंपनसेटर का यूज करके अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे कंपनसेटर का यूज करके हम इसके वोल्टेज को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और सीरीज में अगर हम इंडक्टेंस लगाएं और कैपेसिटेंस लगाएं वो डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस लगाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, इंडक्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज मेरा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर हो जाता है जो कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ये भी मतलब वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज वेरिएशन करता है, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल के करने में काम आता है। इंडक्शन जनरेटर जो है कि वोल्टेज के कंट्रोल करने के काम में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंडक्शन जनरेटर, इसका आंसर हो जाएगा सही। और इसके बाद ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, द वोल्टेज ऑफ ए पार्टिकुलर बस इज रेगुलेटेड टू कंट्रोल वोल्टेज द पार्टिकुलर बस, वोल्टेज ऑफ द पार्टिकुलर बस इज कंट्रोल बाय द रिएक्टिव पावर बस के द्वारा किया जाता है। रिएक्टिव पावर बस, अब देखिए रिएक्टिव पावर बस में कंडीशन है क्या, रिएक्टिव पावर बस हो गया आपका P एंड Q, ये रिएक्टिव पावर आ गई। रिएक्टिव पावर बस ये रेगुलेटेड कंट्रोलिंग वोल्टेज के कंट्रोल द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह के वीडियो आपको अगले बार भी मिलेगा, ठीक है। बाय।